25 दिसंबर के लिए हमारे पास 2 एडिटोरियल हैं। दूसरा एडिटोरियल है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर और पहला एडिटोरियल है अरावली में माइनिंग को लेकर। फिलहाल सरकार अरावली को लेकर बहुत सारे सवालों का सामना कर रही है, माइनिंग को लेकर और इन्वायरमेंट को लेकर, सस्टेनेबिलिटी को लेकर, लोगों के राइट्स को लेकर, फ्रेश एयर को लेकर, पर्यावरण को लेकर, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कई सवालों का सामना सरकार को करना पड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था 20 नवंबर को और कहा था कि जब तक केंद्र सरकार एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग तैयार नहीं कर लेती, तब तक के लिए फ्रेश माइनिंग लीज यानी कोई भी नए खनन के पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे। हम इस बात को समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए माइनिंग ज़रूरी है। माइनिंग के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता, डेवलपमेंट के बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता, बिना डेवलपमेंट के रोजगार जनरेट नहीं हो सकते, बिना डेवलपमेंट के हमारी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पर्वतमालाएं हैं, हमारे माउंटेन रेंजेस है, फॉरेस्ट हैं, इन्वायरमेंट है, पशु पक्षी हैं और हमारा खुद का स्वास्थ्य और हमारा खुद का जीवन है। तो एक तरफ ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ हमारे जेब से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इनके बीच में किसी न किसी तरह से सामंजस्य करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब तक मैनेजमेंट प्लान नहीं बन जाता, मैनेजमेंट प्लान किसके लिए? मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग के लिए, तब तक फ्रेश माइनिंग लीज नहीं दी जानी चाहिए और इस पर तेजी से काम शुरू करना चाहिए। अब इस पूरे झगड़े का कारण यह है कि अरावली में अनियंत्रित माइनिंग हो रही है, पत्थरों की माइनिंग हो रही है, वनों की कटाई हो रही है और इससे क्या हो रहा है? ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन हो रहा है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है। यहाँ तक कि दिल्ली में डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि यदि आपको ठीक से रहना है, यदि आपके स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो कुछ दिन दिल्ली से बाहर चले जाइए। ये जो 20 नवंबर वाला आदेश है ये अलग है और ये जो 100 मीटर वाला आदेश है वो अलग है। मतलब 100 मीटर वाले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन को मान लिया था, जिसमें कहा गया था कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली में मानी जाएगी। बाकी जो पहाड़ियां हैं जिनकी हाइट 100 मीटर से कम है उनमें खनन बढ़ने का खतरा था। लेकिन ये जो 20 नवंबर वाला आदेश है वो अलग है, जहां पर मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाने की बात की जा रही है और इसमें 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जा रहा है। इसका मतलब है कि बाकी पहाड़ियों में खनन की प्रक्रिया थोड़ी सी आसान हो सकती है। हालांकि लीगल इलीगल दोनों तरह की माइनिंग अरावली में अभी भी हो रही है, सालों से हो रही है और कई माफिया यहाँ पर काम कर रहे हैं। न्यायालय ने खनन पर, माइनिंग पर पूरा प्रतिबंध नहीं लगाया है। इससे क्या होगा कि अवैध माइनिंग बढ़ सकती है, क्योंकि जो पत्थर है, बजरी है और दूसरा जो मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल या किसी भी प्रकार का मटेरियल जिसका खनन हो रहा है, उसकी डिमांड तो कम होने वाली नहीं है और जब डिमांड कम नहीं होगी तो उसके रेट बढ़ाकर इलीगल माइनिंग के माध्यम से लोग उसे पाने की कोशिश करेंगे और उस मटेरियल के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चुकाएंगे और अवैध खनन को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया है माइनिंग को, लेकिन नई लीज को, फ्रेश लीज को देने से अभी मना किया है और कहा है कि मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाया जाए, उसके बाद ही नई लीज दी जाए। डेवलपमेंट के लिए माइनिंग ज़रूरी है। बिना माइनिंग और बिना मटेरियल के डेवलपमेंट नहीं हो सकता और यदि डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, रोजगार जनरेट नहीं होंगे। तो एक तरफ विकास ज़रूरी है, दूसरी तरफ इन्वायरमेंट ज़रूरी है और कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने की बात चल रही है यहाँ पर। न्यायालय ने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि ये जो माइनर माइनिंग है, खनन का काम है, वो राज्यों के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा देता है। मतलब राज्यों के राजस्व के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खनन, क्योंकि माइनर माइनिंग राज्य के अंतर्गत आता है। राज्य पहले से ही जीएसटी को लेकर, मुआवजे को लेकर, टैक्स कलेक्शन को लेकर शिकायतें कर रहे हैं और ऊपर से इस खनन को रोककर राजस्व के एक बड़े सोर्स को यहाँ पर बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बैन नहीं किया है माइनिंग को और नई लीज को रोका है। एक तरफ केंद्र सरकार अरावली में ग्रीन वॉल परियोजना को बनाने पर जोर दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ खनन भी हो रहा था। तो यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के हित आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार यहाँ पर ग्रीन वॉल बनाने पर जोर दे रही है, ग्रीन वॉल परियोजना लेकर आई है। दूसरी तरफ राज्य सरकार यहाँ पर
खनन को रोकने में असमर्थ है, क्योंकि राज्य सरकारों के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा खनन से आ रहा है। तो यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हितों का टकराव देखने को मिल रहा है। न्यायालय का एक और आदेश आया है जिसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, काफी ज्यादा आलोचना हो रही है, और ये कहता है कि केवल वे पहाड़ियां जो 100 मीटर से ऊपर है उन्हें ही अरावली का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का दावा है, या कहें कि उनकी एक रिपोर्ट है, या उनके अनुसार कि इस फैसले से 92% पहाड़ियां अरावली के दायरे से बाहर हो जाएंगी, और यदि अरावली के दायरे से बाहर होती हैं तो उनमें माइनिंग आसानी से हो सकती है, और माइनिंग की प्रक्रिया थोड़ी सी ज्यादा सरल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मान लिया था, मंत्रालय की ओर से ये सिफारिश आई थी, और इस सिफारिश को मानने के बाद ये फैसला दिया था, जिसको लेकर पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। एक और सवाल है कि जब भी बात हसदेव की होती है या सिंगरौली की होती है, तब इस तरह के सवाल क्यों नहीं उठते, तब इस तरह के बड़े पैमाने पर अभियान क्यों नहीं चलाए जाते। अरावली को लेकर बहुत ही ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है, और बिल्कुल सही है, क्योंकि अरावली को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरावली के साथ साथ हमारे जो दूसरे जंगल हैं, हमारे जो दूसरे पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उन्हें भी बचाना ज़रूरी है। हसदेव को बचाना भी ज़रूरी है, चाहे वो अरावली हो या सिंगरौली हो, चाहे वो हसदेव हो, सभी को बचाना ज़रूरी है, सभी का संरक्षण ज़रूरी है। लेकिन हम अपने अपने पक्ष चुन लेते हैं, हम अपनी अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के हिसाब से, अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक पक्ष चुन लेते हैं, और सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में हमारे जहाँ पर इंटरेस्ट लगे होते हैं वहीं पर आवाज़ उठाते हैं। इसको लेकर भी हमें सोचना चाहिए, हमारे कैरेक्टर में इस बात को हमें करेक्ट करना चाहिए कि पर्यावरण कहीं का भी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो या दिल्ली का हो, सभी का एक समान महत्व होना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। अब अरावली पर्वतमाला की परिभाषा क्या होनी चाहिए, इस बात को लेकर विवाद है। एक तरफ भयंकर प्रदूषण का सामना कर रही है दिल्ली सरकार, प्रदूषण को नियंत्रित करने में असफल रही है। सरकार ने प्रदूषण को लेकर अभी तक कोई खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है, कोई खास कदम उठाए नहीं है, और सीधी सी बात है, यदि कोई कदम उठाए भी होंगे तो प्रदूषण अभी तक नियंत्रित नहीं हुआ है। प्रदूषण की समस्या दिल्ली में हर साल जब भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आता है, प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। प्रदूषण को लेकर हर साल चर्चा होती है, और हर साल लोग इसी तरह से सफ़र करते हैं, और उसके बाद जब प्रदूषण खत्म हो जाता है तो लोग इस समस्या को भूल जाते हैं। अपना जब वोट देने जाते हैं तब भी अपनी समस्याओं को ध्यान में नहीं रखते लोग, बल्कि अपनी जाति, अपने धर्म को ध्यान में रखते हैं। और जब भी जाति और धर्म के आधार पर वोट दिया जाता रहेगा, तब तक हमारी समस्याएं, लोगों की समस्याएं खत्म नहीं होगी। हमें ध्यान रखना होगा कि हम जिन समस्याओं पर जाकर वोट देते हैं वे समस्याएं ही राजनेताओं के द्वारा हल की जाती है, और जिन समस्याओं पर हम खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं उन पर कोई और भी ध्यान नहीं देने वाला है। तो एक तरफ प्रदूषण की समस्या है, दूसरी तरफ अरावली को लेकर, अरावली की परिभाषा को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद उठ गया है। भरोसे की कमी हो गई है जनता में, और यहाँ तक कि मैं तो कहूँ इस बार तो जुडिशरी की आलोचना की जा रही है, क्योंकि फैसला उनका आया था। हालांकि उन्होंने रिकमेंडेशन सरकार का ही माना था, और इस पूरी समस्या का समाधान भरोसे की कमी को दूर करके ही किया जा सकता है। एक बैलेंस को लेकर चलना होगा, और विकास के साथ साथ हमारा पर्यावरण भी जरूरी है। इस बात को हमें भी समझना होगा, इस बात को हमारी सरकार को भी समझना होगा। पूरे विवाद में सरकार कह रही है कि सिर्फ खनन पट्टों के निर्धारण के लिए यह परिभाषा आई थी, इसकी सिफारिश की गई थी। लेकिन सरकार और लोगों में यदि भरोसे की कमी होगी तो इस तरह के विवाद जारी रहेंगे। सरकार कह रही है कि पेड़ों की कटाई नहीं होने वाली है, आवासीय पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, खेती की अनुमति भी नहीं दी जा रही है, लेकिन फिर भी विवाद जारी है। विपक्ष भी हंगामा कर रहा है, विपक्ष भी आवाज उठा रहा है, लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। और यदि इतने बड़े पैमाने पर खनन होगा, बहुत बड़े पैमाने पर जब खनन होता है तो उससे बड़ा नुकसान होता है, और इस बड़े नुकसान की भरपाई कितनी भी मात्रा में वृक्षारोपण करके नहीं हो सकती है। इसलिए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। सरकार को यह बताना होगा कि कोई सिफारिश की जा रही है, कोई सिफारिश किसी को भी की जा रही है तो क्यों की जा रही है, किन आधारों पर की जा रही है, किस स्टडी, किस सर्वे के आधार पर की जा रही है। तब जाकर लोगों का भरोसा बनेगा और पूरे विवाद का समाधान हो पाएगा। अरावली की बात करें तो अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भारत में है, राजस्थान में है। राजस्थान में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट फैली हुई है, और राजस्थान को दो हिस्सों में बांटती है। इसके पश्चिम में है थार
का रेगिस्तान और पूर्व में है हरा भरा राजस्थान। अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है लगभग 250 करोड़ साल पहले से। पृथ्वी के इतिहास को समझते हैं तब हमें पढ़ाया जाता है, तब हमें बताया जाता है, हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि बिग बैंग हुआ था लगभग 1370 करोड़ साल पहले, और यहीं से फिर जितना भी मटेरियल निकला, यहीं से कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है लगभग 450 करोड़ साल पहले से। और पृथ्वी अपने शुरुआत में एक आग का गोला थी, एक पिघला हुआ लिक्विड था, गर्म लिक्विड था, और धीरे धीरे ठंडा हुआ। तो 350 करोड़ साल पहले से लेकर लगभग 50 करोड़ साल पहले तक पृथ्वी ने अपना आकार लिया, पृथ्वी ठंडी हुई, इसमें कई सारे भूखंड बने, इसमें पानी आया, ऑक्सीजन आई, जीवों की उत्पत्ति हुई। इसलिए इसे हम कहेंगे कि यह शुरुआती काल था, और ये बहुत बड़ा समय है, लगभग 450 करोड़ साल पहले से लेकर 50 करोड़ साल पहले तक का। और इस समय को कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन युग। और यहीं पर कहीं पर 250 करोड़ साल पहले आर्कियन युग की बात की जाती है, वहीं पर अरावली का निर्माण हुआ, वहीं पर अरावली बना। अब अरावली कैसे बना? तो अरावली, एक तो हम कह सकते हैं कि अरावली एक वलित पर्वत है, अरावली फोल्डेड माउंटेन है। और फोल्डेड माउंटेन कहाँ पर बनते हैं? जहाँ पर जियोसिंक्लाइन होता है, जहाँ पर भी दो लैंड मास एक दूसरे से थोड़ी दूर पर और बीच में इनके होती है वाटर बॉडी। तो इस वाटर बॉडी में धीरे धीरे सेडिमेंट जमा होते हैं, और जब ये दो लैंडमास अपने एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे की तरफ धीरे 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 बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये जो जमा हुआ सेडिमेंट है वो ऊपर उठने लगता है, और यहाँ पर बनता है फोल्डेड माउंटेन। कैसे बनता है? जैसे कि हिमालय बना है, दो लैंडमास हैं, बीच में वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में सेडिमेंट जमा होते हैं, सेडिमेंट जमा होने पर धीरे धीरे यहाँ पर जमा हो जाते हैं, और जब ये दोनों लैंडमास एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो यहाँ जमा हुआ सेडिमेंट ऊपर की तरफ उठने लगता है, और यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन बनता है। ऐसे ही बना था अरावली भी, एक जियोसिंक्लाइन में, एक वाटर बॉडी में जमा हुए सेडिमेंट से बना था, इसलिए इसे फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला इसलिए घिस चुकी है, और घिसने के कारण अब इसका जो आकार है, इसकी जो हाइट है, बहुत कम है। यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है उसमें क्वार्ट्ज पाया जाता है, शिस्ट पाया जाता है, फाइलाइट पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है, और डोलोमाइट पाया जाता है। ये वाली जो चट्टानें हैं, इनके नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं शुरू से, कि जब भी कहीं पर ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, और ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा फैल जाता है। कुछ लावा बाहर निकलता है और कुछ लावा अंदर की दरारों में फंस जाता है, और इस लावे से बनती है इग्नियस रॉक्स, यानी आग्नेय चट्टानें। और इन आग्नेय चट्टानों का धीरे धीरे अपरदन होता है, अपरदन यानी इरोजन होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और इन्हें पानी से या हवा से कहीं पर जमा कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर इरोजन होकर यहाँ पर डिप्लेशन होता है, और इन्हें जमा करने के बाद इनके ऊपर समय के साथ जब भी प्रेशर पड़ता है, होते होते जमा होते होते ये सेडिमेंट रॉक बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। और सेडिमेंट्री रॉक के बाद जब भी इनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बनता है, और ज़्यादा इनके ऊपर हीट आती है, सेडिमेंट्री के ऊपर भी और सीधे इग्नियस के ऊपर भी, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब इनके कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। और जब भी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, चाहे वो इग्नियस से बनेगी, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक से बनेगी, उसके कैरेक्टर्स अपनी जो पेरेंट रॉक है उनसे अलग होंगे, और ये नया फॉर्म है रॉक का, और इसे कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। और ये सारी जो चट्टानें हैं, क्वार्ट्ज, सिस्ट, फाइलाइट, मार्बल या डोलोमाइट, ये सारी मेटामॉर्फिक रॉक है, और ये हमें मिलती हैं अरावली के अंदर। और अरावली में आपने संगमरमर के बारे में सुना ही होगा, राजस्थान में काफ़ी बड़े पैमाने पर खनन होता है, कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, आपके घर में भी होंगे, आपने देखा होगा। पूरी पर्वत श्रृंखला अपक्षय और क्षरण से गुजरी है, यहाँ पर लंबे समय तक अपक्षय हुआ है, इनकी ऊंचाई कम हुई है, कई स्थानों पर पहाड़ियाँ अब सिर्फ रेसिडुअल्स हिल्स बची हैं,
गोल पहाड़ियां बची हैं टीले जैसी, इनकी हाइट भी कम हो चुकी है। और जिस तरह से हाइट को लेकर विवाद हो रहा है, हम देख सकते हैं कि जब 100 मीटर की हाइट तय की जाती है किसी पहाड़ की, तो 90 से 95% पहाड़ियां पर्वत श्रृंखला से ही अलग हो जाती हैं। अलग नहीं होती मतलब डेफिनेशन के हिसाब से। तो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां सिर्फ 10-12% बची हुई हैं, बाकी सारी पहाड़ियां 100 मीटर से कम की हैं। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला। कहाँ पर है? माउंट आबू में। यहाँ पर जैन तीर्थ है और दिलवाड़ा मंदिर वगैरह काफी ज्यादा फेमस है, काफी लोग वहां पर जाते हैं। कहाँ फैली हुई है? राजस्थान में है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में। खनिज भी बड़े पैमाने पर मिलता है अरावली में, तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर और फास्फेट। विश्व में सबसे पुरानी जगहों में से, सबसे पुरानी चट्टानों में से, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, इसलिए पूरा क्षेत्र काफी ज्यादा स्थिर है। भूकंप की संभावना यहाँ पर कम है। यहाँ से एमसीक्यू में पहला सवाल है कि अरावली पर्वतमाला की भूवैज्ञानिक विशेषताओं से संबंधित सही कथन चुनिए। पहला स्टेटमेंट है कि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हाँ, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में लगभग 250 करोड़ साल पहले की मानी जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 3.2 से 2.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अरावली पर्वतमाला सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्र है। नहीं, सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की टेक्टोनिक गतिविधि नहीं होती है, प्लेट में कोई हरकत नहीं होती है, कहीं पर भूकंप आने की संभावना भी नहीं है। और चौथा स्टेटमेंट है कि गुरु शिखर अरावली का सर्वोच्च बिंदु है। जी, माउंट आबू में है गुरु शिखर। दूसरा सवाल है कि अरावली पर्वतमाला में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों का सही समूह चुनिए। तो अरावली में क्या क्या पाया जाता है? तांबा जी पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है, कोयला, कोयला यहाँ पर नहीं मिलेगा साहब। तीसरा सवाल है कि अरावली पर्वतमाला के भू आकृतिक और पर्यावरणीय महत्व के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला भूजल पुनर्भरण में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये जो बड़े पैमाने पर इलीगल और लीगल दोनों माइनिंग हो रही है, उससे वाटर टेबल, उससे भूजल नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है। दूसरा सवाल है कि अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में फैली है। ये बात सही है। और तीसरा सवाल है कि यह पर्वतमाला वायु शुद्धिकरण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ये बात भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट है कि अरावली हिमालय की तरह युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। दोनों वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन अंतर यह है कि हिमालय नया है, यंग है, युवा है और अरावली बूढ़ा है, घिस चुका है, बहुत कम हाइट बची है और इसकी उम्र हिमालय की तुलना में बहुत ज्यादा है। चौथा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट और अरावली खनन विवाद के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को नए खनन पट्टों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। नए खनन के पट्टों पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन ध्यान रखना है कि पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा है। जरूरी और सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण खनिज है जिनकी अनुमति दी जा रही है वे खनन किए जा सकते हैं, पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि महत्वपूर्ण खनिजों के सरकारी अनुमोदित खनन को छूट दी गई है। जी, महत्वपूर्ण खनिजों के अगर सरकार अनुमति देती है महत्वपूर्ण खनिजों के लिए तो उनकी अनुमति है। ये वाला स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि न्यायालय ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया कि केवल 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले पहाड़ अरावली माने जाएंगे। ये बात सही है। न्यायालय ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया और बताया और फैसले में बताया कि 100 मीटर से ज्यादा की पहाड़ियां अरावली में मानी जाएंगी और इसको लेकर विवाद हुआ है, इसको लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आलोचना हो रही है। चौथा सवाल, सरकार ने पूर्ण पारदर्शिता के साथ सभी डेटा सार्वजनिक किए। जी नहीं, पूर्ण पारदर्शिता के साथ डेटा जारी नहीं किया है, इसको लेकर विवाद है और यही बात है जिसके कारण लोगों में, सरकार में एक भरोसे की कमी हुई है। पांचवा सवाल है अरावली पर्वतमाला और हिमालय में अंतर को लेकर, और अंतर के बारे में पहला स्टेटमेंट है एज को लेकर। एज अरावली की लगभग 300 करोड़ साल है और हिमालय की 5 करोड़ साल है। तो अरावली ज़्यादा पुराना है और हिमालय नया है, हिमालय युवा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इनके बनने की प्रक्रिया को लेकर है।
बलित पर्वत है, दोनों बलित पर्वत हैं, तो ये अंतर नहीं बल्कि समानता हो गई, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही उत्तर में नहीं आएगा। तीसरा स्टेटमेंट है टेक्टोनिक स्थिति को लेकर। अरावली की टेक्टोनिक स्थिति स्थिर है और हिमालय की सक्रिय है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है स्थिर है और इसमें किसी भी प्रकार की भूवैज्ञानिक गतिविधि नहीं होती है, टेक्टोनिक गतिविधि नहीं होती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती है, भूकंप आने की संभावना नहीं है। लेकिन हिमालय अभी भी सक्रिय है, हिमालय में भूकंप आते रहते हैं, यहाँ पर टेक्टोनिक गतिविधि होती रहती है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट ऊंचाई को लेकर है। अरावली की ऊंचाई ज्यादा बताई जा रही है और हिमालय की ऊंचाई कम बताई जा रही है। गलत बात है, हिमालय ज्यादा ऊंचा है क्योंकि हिमालय नया फोल्डेड माउंटेन है और अरावली पुराना फोल्डेड माउंटेन है। अरावली का इरोजन हो चुका है और इसकी हाइट कम हो चुकी है। हमारा दूसरा एडिटोरियल है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर। और रेयर अर्थ एलिमेंट आज की तारीख में, आज की डेट में कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन्हें इस बात से समझा जा सकता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट पर हमारी जो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी की दुनिया है, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पूरी की पूरी रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर डिपेंड है। जिस देश के पास रेयर अर्थ एलिमेंट है वो दुनिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सकता है और कहें कि कर ही रहा है। चीन का इसमें बड़ा नाम है। चीन पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। चीन बड़े पैमाने पर एक तो व्यापार भी कर रहा है और चीन दूसरी तरफ अपने भू राजनीतिक उद्देश्यों को भी धीरे धीरे करते हुए प्राप्त करता जा रहा है। अर्थव्यवस्था के मामले में बात करें तो चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बराबर पहुंच चुकी है और राजनीतिक प्रभाव भी अमेरिका के लगभग लगभग बराबर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, वो भी बड़े पैमाने पर रेयर अर्थ एलिमेंट पर डिपेंड होगी। और जिस नई टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, जिस नई तकनीक की बात की जा रही है, जो हमारे जलवायु उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है, वे सारी तकनीकें भी सोलर से लेकर विंड से लेकर जितनी भी नई तकनीकें हैं वे सब कहीं ना कहीं रेयर अर्थ एलिमेंट पर डिपेंड होगी। और यदि हमें हमारे जलवायु उद्देश्यों को प्राप्त करना है, यदि हमारे जियोपॉलिटिक्स के उद्देश्यों को प्राप्त करना है और यदि हमें हमारे इकोनॉमिक गोल्स को प्राप्त करना है, तो ये सारी चीज़ें रेयर अर्थ एलिमेंट पर डिपेंड होने वाली हैं। दुनिया भर में जैसे हमने बात की कि लगभग आधा रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना से आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि रेयर अर्थ एलिमेंट रेयर है, लेकिन इनको निकालने की, इनको हमारे यूजेबल फॉर्म में लाने की टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि हमारे पास रिजर्व्स होते हुए भी हम इनका यूज़ नहीं कर पाते हैं, हम इनका खनन उत्पादन नहीं कर पाते हैं। चाइना की सरकार ने बड़े पैमाने पर सब्सिडियां दी हैं और जिसके चलते वहाँ की जो कंपनियां हैं, वहाँ के जो प्लांट्स हैं, सस्ते में रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकाल पाते हैं और इस तरह से चाइना रेयर अर्थ के एलिमेंट के मामले में दुनिया भर में नंबर 1 पर है, दुनिया भर में अपना प्रभाव जमाए हुए है। बाकी देशों के पास भी कुछ कुछ पैमाने पर रेयर अर्थ एलिमेंट हैं और उनका उत्पादन कर रहे हैं। अब इनका महत्व इस एक शब्द से भी समझा जा सकता है। गेट कीपर कहा जा रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को गेट कीपर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके बिना जो नई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो नई तकनीक है, जो हमारे नए गोल्स हैं, उन्हें प्राप्त करना असंभव है। असंभव, कठिन भी नहीं लेकिन असंभव है। हर टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, चाहे वो कार हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो हाइब्रिड व्हीकल हो, चाहे वो नए नए संचार की नए नए टेक्नोलॉजी हो, सभी में रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज है और इनके बिना नई टेक्नोलॉजी काम नहीं कर पाएगी। अब रेयर अर्थ के मामले में पूरी हमारी सप्लाई चेन चाइना के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर सवाल क्या है कि क्या दूसरे देश जो अभी चाइना के ऊपर डिपेंड है, बगैर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर अपने यहाँ क्या रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादन कर सकते हैं? क्या हमारे रिजर्व्स को उत्पादन में बदला जा सकता है बगैर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए? सबसे ज़रूरी बात क्या है कि हमें, जैसे कार के मामले में हमें हाई परफॉर्मेंस परमानेंट मैग्नेट्स चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हमें ये इन पर डिपेंड होना पड़ेगा। टरबाइन के लिए हमें नियोडिमियम आयरन बोरान चुंबक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स से ही आएंगी और जिस देश के पास होगा उस देश का प्रभाव पूरी सप्लाई चेन में रहने वाला है। और अगर हमारे यहाँ इनका उत्पादन नहीं होता है और यदि चाइना से किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और चाइना से अगर इसकी सप्लाई रुकती है तो हमारी अर्थव्यवस्था को सीधा झटका लगेगा। हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में आ सकती है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में इन टेक्नोलॉजीज पर उत्पादन जितना भी डिपेंड है वो खतरे में आ सकता है, पूरा काम रुक सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि सप्लाई चेन में हमारा भी दखल हो,
हमारे पास भी उत्पादन हो और हमारे पास जो रिजर्व्स हैं उनको भी उत्पादन में बदला जाए, ताकि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम से कम हो। एडिटोरियल इस बात पर जोर दे रहा है कि भले ही हमारे पास नई खदानें मिल जाएं, हमारे पास रिजर्व्स हैं भी, लेकिन ये जो केमिकल रिफाइनिंग, मतलब उसको यूजेबल फॉर्म में लाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है और इसके लिए हमें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ सकता है। जैसे कि चीन पर आज हम डिपेंड हैं, हमारे पास रिजर्व्स हैं लेकिन फिर भी हम उनका उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी बात यह है कि हम केमिकल रिफाइनिंग पर ध्यान दें, हमें इनके निष्कर्षण पर ध्यान देना होगा, हमें इनको यूजेबल फॉर्म में लाना होगा, ताकि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर और दूसरे देशों पर कम हो। भारत भी इस ओर ध्यान दे रहा है। भारत इस क्षेत्र में लगभग 7,280 करोड़ की एक योजना के साथ काम कर रहा है, ताकि मैग्नेट्स का प्रोडक्शन किया जा सके, और खनन पर ध्यान देने के बजाय भारत ने मैग्नेट्स के उत्पादन पर ध्यान दिया है। हालांकि इस टारगेट में, हालांकि ये जो लक्ष्य हमें अचीव करना है उसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो मोनाजाइट रेत के साथ वहाँ पर उनके रिजर्व्स हैं, और ये जो मोनाजाइट रेत है वहाँ से थोरियम भी निकलता है जो कि हमारे परमाणु कार्यक्रम से संबंधित है। तो चूंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, एक तरफ हमें यहाँ से हमारा एटॉमिक मिनरल भी मिलने वाला है, दूसरा रेयर अर्थ मिनरल भी मिलने वाला है, तो यहाँ पर ये जो रेगुलेशंस और रूल्स काफ़ी सख्त हो जाएंगे और इनकी प्रक्रिया लंबी हो सकती है, और इसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। इन चिंताओं को दूर करना भी ज़रूरी है अगर हमें रेयर अर्थ एलिमेंट के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट होना है तो। और सरकार की तरफ से नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी चलाया जा रहा है और इसको अन्वेषण की और बाकी जिम्मेदारियां सौंपी है। तो यहाँ पर हमें नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में डिटेल में पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है, तो इसे हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि भारत को इस क्षेत्र में निवेश करना होगा, अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, उत्पादन से लेकर निष्कर्षण तक, केमिकल रिफाइनिंग तक, सभी क्षेत्रों में, सभी सेक्टर्स में, सभी अलग अलग लेवल्स पर हमें निवेश करना होगा, हमें उत्पादन बढ़ाना होगा, ताकि हम भी रेयर अर्थ एलिमेंट में आत्मनिर्भर हो सकें। और सीधी सी बात है कि आने वाले समय में हमारे जितने भी टारगेट्स हैं, चाहे वो नई नई तकनीकों का टारगेट हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का टारगेट हो, चाहे हमारे जियोपॉलिटिकल टारगेट हो, हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम रेयर अर्थ एलिमेंट में निवेश करेंगे और उसे रिजर्व से लेकर उत्पादन तक हर लेवल पर हम बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहन देंगे और उसमें निवेश करके आत्मनिर्भर हो सकेंगे। तब जाकर ही हम आने वाले समय में राजनीतिक रूप से भी और तकनीकी रूप से भी विश्व में लीड कर सकते हैं, विश्व में हम आगे रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।